मूवी की फर्स्ट सीन में हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देख पाते हैं जो कि मार्स पर हैं। ये यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो इन सब को जितनी जल्दी हो सके अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। अब ये सभी जल्दी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी इनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बोटनिस्ट भी होते हैं, उनसे कोई चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाते हैं। अब बाकी के सभी साइंटिस्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इन सबको लगता है कि शायद मार्क की मौत हो गई है, तो ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से यहाँ से निकल जाते हैं। अब जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और एक रॉड उसकी पेट में चली गई है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। वो किसी तरह से अपने कैंप में पहुंचता है जो उन्होंने शेल्टर के लिए यहाँ पे लगाया होता है। अब वो उस रॉड को निकालता है, लेकिन वो यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि सारे इक्विपमेंट तूफान में नष्ट हो चुका है। और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है। लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना खाना मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ आलू होते हैं, तो इन्हें यूज करके वो और आलू उगाने का सोचता है। तो मार्क बाहर जाके खेती करने लगता है ताकि वो आलू उगा सके। लेकिन मार्स में पानी नहीं था। मार्क के पास उतना ही पानी मौजूद था जो उन्होंने अपने साथ लाया था। लेकिन मार्क एक बोटनिस्ट था, तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उससे पानी बनाने का कोशिश करता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में यहाँ एक पौधा उगता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर अर्थ पर यह कहा जाता है कि मार्क की मौत हो चुका है। यहाँ उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही थी, तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था वो अब किसी और जगह पर दिखती है, जो सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। अब वो लड़की ये बात अपने सीनियर्स को बताती है, तो वो समझ जाते हैं कि मार्क जिंदा है। लेकिन वो बताते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने मार्स पर चले भी जाए तब भी हमारे पहुंचने तक वो भूख से मर जाएगा। इधर मार्क सोचता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा उस जगह पर पहुंचने के लिए उसे 50 दिन चाहिए और 70 डेज तो उसे यहाँ पर हो चुके थे, तो उसे वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहिए। लेकिन वो जगह 2500 किलोमीटर दूर है और उसके पास जो कार है वो सोलर पैनल से चलता है, जो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती है। अब ज़मीन पर सभी डिसाइड करते हैं कि मार्क तक खाना और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो 1 साल में मार्क तक पहुँच जाएगा। लेकिन मार्क तो यहाँ बहुत ज़्यादा आलू उगा चुका था, लेकिन मार्क जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो नहीं बचेगा। अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक पाथ फाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था। जब मार्क उस तरफ जाता है तो नासा की टीम जो उसकी मूवमेंट पर नजर रखे हुए होते हैं वो समझ जाते हैं कि मार्क उस पाथ फाइंडर को लेने जा रहा है। पर ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। तो मार्क उस कैमरे की आगे 3 बोर्ड लगा देता है, जिसमें बीच वाले बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं। लेफ्ट वाले में एस और राइट वाले में नो लिखा होता है। नासा उस पाथ फाइंडर की कैमरे को एस के तरफ घुमाता है, तो मार्क बहुत खुश हो जाता है। अब वो उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है। नासा से उससे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरत का सामान भेज रहे हैं। मार्क को यहाँ ये भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसकी क्रू को नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ के तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब नासा मार्क के क्रू को बता देता है कि मार्क जिंदा है। इससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होता है कि मार्क जिंदा है। अब एक दिन मार्क ने जिस जगह आलू उगाए होते हैं उस जगह ब्लास्ट हो जाता है और उसका सारा आलू खराब हो जाता है और अब वो दोबारा आलू नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने यहाँ बनाया होता है वो नष्ट हो जाता है
और मार्क के पास जितने आलू है उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से मदद यहाँ तक पहुँचेगी। तो नासा मार्क को कहता है कि अब तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक खाना पहुँचे तुम जिंदा रह सको। मार्क ऐसा ही करता है। इधर नासा उसके लिए खाना और जरूरत का सामान भेजने की तैयारी करता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और अब मार्क नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है। और ये बात जब मार्क को पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और वो नासा को मैसेज करता है कि मेरे मॉम डैड को कहना कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और अगर मैं मर भी गया तो उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। अब नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन चाइना नासा की मदद करता है और उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है, वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन यहाँ रिच नाम का एक लड़का होता है जो कि एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। वो एक तरीका बताता है मार्क को बचाने का। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर अर्थ के चक्कर लगाए तो जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा हम स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के मदद से उस स्पेसशिप को जिसमें 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स के तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पोल को कहते हैं। रिच कहता है कि जब उनका स्पेसशिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें वहां उतरना नहीं है, क्योंकि अगर वो मार्स पर उतरेंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये अर्थ पर वापस नहीं आ पाएंगे। तो मार्क को उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि मार्स पर है उसे उससे मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर ये सब बहुत ही रिस्की था, तो नासा ये तय करते हैं कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इधर मार्क उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। अब नासा देखते हैं जो स्पेसशिप इनके तरफ वापस आ रहा था वो दोबारा से मार्स के तरफ जा रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसके ऑर्डर नहीं दिए थे। असल में रिच ने इन 5 एस्ट्रोनॉट को रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को बचाना होगा। अब नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उनको समझाता है कि ये अच्छी बात है। अब इधर मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके, तो उसे ही अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मार्स की ऑर्बिट तक आना होगा। तो अब वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तैयार करने लगता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है, तो मार्स उसके कुछ हिस्से को फेंक देता है ताकि वो जल्दी से ट्रैवल कर सके। अब मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकल पड़ता है, लेकिन उसे इसको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ठीक नहीं होता, तो वो बेहोश हो जाता है। तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो अपने साथियों को कहता है कि मैं स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और जल्द ही तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये लोग अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देता है जिसकी एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम होती है। अब एक फीमेल कमांडर मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिस रस्सी से आ रही होती है वो छोटी पड़ जाती है। तो मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक छेद करता है जिसके प्रेशर से वो उस फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो कमांडर उसके तरफ रस्सी फेंकती है। तो मार्क रस्सी को पकड़ लेता है और स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और अब वो फाइनली अर्थ पर लैंड करता है और यहाँ पर मार्क एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो इन्हें ये सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर कैसे जिंदा रहा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।